हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ संगम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मैथ, वो भी इस बुक से जिसे साहिल सर द्वारा लिखा गया है। और यह बुक बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। इसका आज सेट 1 होने जा रहा है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। पूरे 25 सेट मैं 25 वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें। और आप चाहते हैं कि मदद करना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो को शेयर करना है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि यह वीडियो बनाया जाए आगे या फिर नहीं बनाया जाए, और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 30 लड़कियां एवं 15 लड़के हैं एवं संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 47.7/15 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम है, तो लड़कियों का लगभग औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर इतना आप जान जाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप जानते होंगे, पहले से पढ़े हैं कि औसत बराबर या फिर एवरेज इंटू नंबर इक्वल टू होता है टोटल। जैसे में औसत में अगर हम संख्या से गुना करते हैं तो टोटल योग आता है। तो उसी प्रकार यहां पे देखते हैं हम लोग कि 30 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, और संपूर्ण कक्षा का औसत, कहने का मतलब क्या है कि जितना भी लड़का और लड़की है सबका मिलाकर के औसत है 47.7/15 किलोग्राम। लड़कों का औसत वजन, सिर्फ लड़कों का औसत वजन जो है 58 किलोग्राम है, तो लड़कियों का लगभग औसत वजन कितना होगा। तो यहां पे देखिएगा कि 15 लड़का है तो 15 लिखेंगे, और औसत जो है उससे हम लोग गुना करेंगे। तो 15 गुने कितना, तो 58, 15 गुने 58। इसका देखिएगा कि लड़की कितना है, तो लड़की 30 है, और इसका औसत पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो औसत में अगर संख्या से गुना कीजिएगा तो 30 x हो जाएगा, तो कुल हो जाएगा योग। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि लड़के द्वारा लड़कों का कुल वजन, यानी लड़कों का कुल वजन प्लस लड़कियों का कुल वजन बराबर हो जाएगा संपूर्ण विद्यार्थियों का वजन। तो संपूर्ण विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 15 लड़का और 30 लड़की कितना हो गया, तो 45 हो गया। तो 45 गुने इसका औसत कितना है दोनों को मिला करके, तो दोनों को मिला करके औसत है 47.7/15। अब यहां पे देखिए कि इधर भी सभी विद्यार्थियों के औसत सभी विद्यार्थियों के कुल वजन का योग है, जबकि इधर भी सभी विद्यार्थियों के वजन का योग है। दोनों बातें यहां से बराबर हो गया। अब बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 15 8 120 के 0 हासिल 12, 15 5 75, 75 में 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 80 या 7 87, 870 हो जाएगा। प्लस में ये 30 x है बराबर, इसको यहां से तोड़िए। तो आप जानते होंगे कि पूर्णांक तोड़ने का तरीका क्या है कि ये दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको गुना कीजिएगा। 15 7 105 के 0 हासिल 10, 15 चौके 60 10 70, 705 हो जाएगा। इसमें 7 को ऐड कर दीजिए, तो 7 5 12, यानी ये हो जाएगा आपका 712। 45 गुने 712 बटा में 15, इसको काट दीजिए, 15 या 45, 870 प्लस 30 x बराबर, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 3 21, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 870 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 30 x बराबर हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। 13 में से 7 घटेगा 6, इसका यहाँ बच जाएगा 0, यानी 10 में से 8 घटेगा 2, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर हम 3 से इसको काटते हैं तो 3 दाई 30,
3 से इसको 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, x बराबर 10 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 422 बटा 10 हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 42.2। 42.2 यह क्या गया? तो लड़कियों के औसत वजन, और यही चीज हम लोगों से पूछा था कि लड़कियों का लगभग औसत वजन कितना होगा, तो 42.2 किलोग्राम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। यहां पे देखिएगा कि एक हॉल है और उसके फर्श पर क्या करना है, तो टाइल्स लगाना है, और हॉल का लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है। लंबाई है 68 मीटर और चौड़ाई है 51 मीटर। हॉल की लंबाई 68 मीटर और चौड़ाई कितना है, तो 51 मीटर है। अब यहां पे देखिएगा कि कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए कि हॉल के लंबाई और चौड़ाई, यानी रूम का लंबाई और चौड़ाई आपको दे देवे और पूछा जाए कि वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो ज्यादा कुछ नहीं, इसमें साधारण सा काम क्या करना है कि दोनों का HCF निकाल लेना है, लंबाई और चौड़ाई का HCF निकाल लेना है। तो इसका HCF जो हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि दोनों के बीच का अंतर निकालिए, तो 8 में से 1 घटाइएगा तो 7, और 6 में से 5 घटेगा तो 1, यानी 17 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 68 को भी काट देगा और 51 को भी काट देगा। अब यहां पे देखिएगा कि हॉल का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। हॉल का क्षेत्रफल बराबर, हॉल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 68 गुने 51, ये क्षेत्रफल हो गया। अब यहां पे देखिए कि टाइल्स का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो वर्गाकार टाइल्स है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, यानी 17 गुने 17, या 17 के स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां पे समझिएगा कि हम लोग को क्या निकालना है कि कुल कितना टाइल्स लगाया जा सकता है। तो कुल टाइल्स की संख्या, कुल टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल, यानी हॉल का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ध्यान में रखिएगा कि कमरे का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, तो 68 गुने 51, और बटा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना, तो 17 गुने 17, और इसको काट दीजिए, 17 चौके 68, 4 बार में, और 17 तिया 51, 4 तिया 12, यानी 12 टाइल्स इसमें लगाए जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7, इतना हो तो a प्लस b प्लस c बटा c बराबर क्या होगा, यही चीज पूछा जा रहा है हम लोगों से। अब यहां पे देखिएगा कि ऊपर में क्या है, तो चर है, और नीचे में अचर है, और आपस में क्या है कि बराबर है ना। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो चर बराबर अचर हो जाता है, यानी ऊपर के बराबर नीचे हो जाता है, अंश का जो होगा वो हर के बराबर हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना हो गया, तो 3 हो गया, यानी a बराबर 3 हो गया, b बराबर 4 हो गया, और c बराबर 7 हो गया। अब यहां से क्या कीजिए कि वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो 3 प्लस b का मान कितना, तो 4, प्लस c का मान कितना, तो 7, अब बटा में c का मान 7, 4 3 7, 7 7 14, 14 बटा 7, 7 से काटिएगा 7 दूनी 14, यानी 2 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि यदि संख्या दे रखा है 23, 58, 3ab, इसे बोला है क्या कि 80 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी इसको 80 से अगर पूरा पूरा भाग दिया जाए तो a माइनस बी का मान क्या होगा, a माइनस बी बराबर व्हाट।
a माइनस बी का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां पे समझिए कि इतना को, इस संख्या को 80 से भाग दिया जाता है तो पूरा पूरा कट जाता है, तो a और b के स्थान पर क्या आना चाहिए और a और b दोनों को घटाने के बाद क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि a के स्थान पर क्या आना चाहिए और b के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो 80 को हम यदि तोड़ते हैं तो 8 गुने 10 होगा, 8 गुने 10 होगा। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या 8 से और 10 से दोनों से कटेगी वह 80 से भी कटेगी। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि दाहिने तरफ से 3 अंक, दाहिने तरफ से 3 अंक यदि 8 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या 8 से कटेगी। 10 का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर 0 होना ही चाहिए, तब 10 से कोई भी संख्या कटेगा। इसका मतलब b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर 0 हो गया। अब a का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो यहां पे देखिए कि a तो 0 है ही, यानी b बराबर जो है वह 0 है। अब यहां पे a बराबर क्या रख दीजिएगा कि 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 8 चौके 32, अगर 2 रखिएगा तो 32 हो जाएगा, तो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो a बराबर कितना निकल करके आ गया, तो 2 आ गया, और 2 में से 0 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यम ब्रैकेट में 1/3 इसका इनवर्स है, माइनस 1/4 इसका इनवर्स है, मध्यम ब्रैकेट बंद, इसका होल इनवर्स है। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। अब यहां पे देखिएगा कि पावर में यदि माइनस लगा हुआ रहे तो बेस को क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो पावर का माइनस हट जाता है, यानी पावर का माइनस हट जाता है। तो पावर के माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे कि बेस को पलट देंगे, तो पलटिएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। तो बटा में 1 का कोई काम नहीं होता है, तो 3 ही लिख सकते हैं। और इसका पावर 1, यानी किसी भी संख्या के पावर अगर 1 हो तो उसका वैल्यू वही संख्या ही होता है, तो 3 ही रह जाएगा। माइनस में देखिए इसका भी इनवर्स है, यानी पावर में माइनस लगा हुआ है, इसको भी पलटेंगे, तो 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा, यानी 4। अब इसका पावर कितना, तो -1। अब यहां पे देखिए कि -4 में से 3 घटाइएगा तो -1 बचेगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्या कि माइनस में पावर है तो इसको पलटेंगे, तो इसको पलटिएगा तो 1 हो जाएगा -1, 1/-1 हो जाएगा, और इसका पावर +1 हो जाएगा, और एक पावर कोई वैल्यू नहीं होता है, वही होता है, संख्या है। अब यहाँ पे देखिए कि हर में माइनस नहीं, क्योंकि 1 में अगर -1 से भाग दीजिएगा तो -1 ही होगा, यानी -1 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि दो संख्याओं p और q का लॉसा और मौसा क्रमशः p और q है, यानी कैपिटल P और कैपिटल Q है। यदि p माइनस p यानी कैपिटल P माइनस स्मॉल p बराबर स्मॉल q माइनस कैपिटल Q हो तो इस चारों ऑप्शन में से कौन इसका सही उत्तर होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिएगा कि दो संख्या है, एक संख्या है p है स्मॉल p और दूसरा q है। तो यहां पे देखिएगा कि पहली संख्या स्मॉल p है, तो स्मॉल p को ऐसे लिखते हैं ताकि पता चलेगा क्लियर रूप से। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा, यानी पहली संख्या क्या है, स्मॉल p है गुने स्मॉल q। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा, यानी एलसीएम कितना है, तो कैपिटल P है, और गुने मौसा क्या है, तो कैपिटल Q है। तो यहां से ये चीज हम लोग लिख लिए, ये चीज दिया हुआ है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा, सूत्र पे बैठा दिए। तो देखिए यहाँ पे P Q बराबर हो जाएगा PQ, यानी स्मॉल PQ बराबर हो जाएगा कैपिटल PQ हो जाएगा। अब हम लोगों से पूछा है क्या कि कैपिटल P माइनस स्मॉल p बराबर स्मॉल q माइनस कैपिटल Q, इसका मान क्या होगा। अब यहां पे देखिएगा कि उधर माइनस में q है, इधर आएगा तो प्लस में q हो जाएगा। तो कैपिटल P यानी दोनों कैपिटल वाला को एक साथ ला देते हैं, तो प्लस में q,
इसको उधर भेज देते हैं, तो स्मॉल क्यू माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में स्मॉल पी। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। तो यहां पे देखिए इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, तो ज्यादा हम नहीं लिख रहे हैं, ये चीज समझिएगा। तो यहां पे देखिए कि दोनों को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी पी क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया आपका। अब यहां से देखिएगा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब यहां पे देखिए पी क्यू, कैपिटल पी क्यू बराबर क्या है, स्मॉल पी क्यू है, यानी दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू हम रख देते हैं यहां से, कैपिटल पी क्यू बराबर स्मॉल पी क्यू रखते हैं, तो यहां पे इसका वैल्यू रखिएगा तो 2 से गुना हो जाएगा, यानी 2pq हो जाएगा, वो भी स्मॉल वाला बराबर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2qp स्मॉल पी। अब यहां पे देखिएगा कि बराबर का नियम होता है कि दोनों तरफ अगर एक ही चीज हो और एक ही जैसा चिन्ह में हो, यानी प्लस में ही होना चाहिए, अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, माइनस में रहेगा तो माइनस में उधर भी रहना चाहिए, तो दोनों क्या होता है कि कर जाता है, इससे इसको काट देंगे, बचेगा क्या, तो पी स्क्वायर यानी कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर बराबर स्मॉल क्यू स्क्वायर प्लस स्मॉल पी स्क्वायर। देखिए तो किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या कि x माइनस 5 अनुपात y माइनस 10 अनुपात z माइनस 15 बराबर 5:4:3 हो तो y का हिस्सा ज्ञात करें। अब यहां पे देखिएगा कि यहां से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या कि इतना का वैल्यू a है, यानी x माइनस 5 बराबर क्या है, 5 है, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 3। अब यहां पे क्या कीजिएगा कि k मान करके बनाना पड़ेगा, तो k मान करके थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अब यहां पे समझिएगा कि आखिर इसको क्या किया जाए। हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि यदि 750 रुपए को x, y और z तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि x माइनस वाई अनुपात y माइनस x माइनस 5 अनुपात y माइनस 10 अनुपात z माइनस 15 बराबर 5:4:3 है, तो y का हिस्सा क्या होगा। अब यहां पे समझिएगा कि y का हिस्सा हम लोगों से पूछा है और कुल हिस्सा कितना है, तो कुल हिस्सा है 5:4 9:3 12, अनुपात में कुल हिस्सा कितना है तो 12 है, लेकिन है कितना तो 750 है, तो 750 वो भी कैसे है, तो सोचिए सबका हिस्सा है, लेकिन देखिए यहाँ पे x के हिस्सा में से क्या किया गया कि 5 रुपया घटाया गया, y के हिस्सा में से 10 रुपया घटाया गया और z के हिस्सा में से 15 रुपया घटाया गया, तो कुल कितना घटाना पड़ेगा, तो 15 10 25 और 5 30, तो 30 घटाइएगा, अगर 750 में से 30 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, और यह 720 का वैल्यू है क्योंकि घटाए जाने के बाद यह रेशियो है, तो उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि घटाए जाने के बाद रेशियो इतना है लेकिन है 720 रुपया, दोनों बात बराबर हो गया, 12 कम 12 12 छक 72, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 60, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया तो 60 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि y का हिस्सा हम लोगों से पूछा है, तो 1 का वैल्यू 60 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 चक 24 240 रुपया, 240 रुपया कब हुआ है तो 10 रुपया घटाने के बाद, इसका मतलब क्या है कि y माइनस 10 बराबर है 240, y के हिस्सा में से 10 रुपया घटाने के बाद कितना है 240 रुपया, यानी दोनों बात बराबर हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 10 से उधर जाएगा तो प्लस में 10 यानी 250 रुपया। तो देखिए दोनों आपके ऑप्शन में दिया हुआ था 240 250, हल्का सा मिस्टेक कीजिएगा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे देखिए कि y का हिस्सा कितना आ गया 250 रुपया और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर, देखिए px बराबर दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के शून्यक है, तो पूछ रहा है क्या, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होगा, यानी इतना का मान हम लोगों से पूछ रहा है। तो यहां पे देखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो यहां से इसका वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो माइनस बी बटा ए होता है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे माइनस बी बटा ए। तो बी का मान क्या है, 1 है, प्लस में 1 है और माइनस में माइनस प्लस लगा हुआ है तो माइनस 1 हो जाएगा। बटा में ए का मान कितना है, तो 6 है, तो 6 हो जाएगा, यानी माइनस 1 बटा 6 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। इसका देखिएगा कि अल्फा इंटू बीटा, दो चीज का जरूरत होने वाला है, जस्ट वो मैं बतला रहा हूं। सबसे पहले निकाल लेते हैं इसको। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी बटा ए होता है, तो देखिए यहाँ पे सी कितना है, तो माइनस 2 है, अब बटा में ए कितना, तो 6 है। इसको काट दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 1 बटा 3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा 3 आ गया, सॉरी माइनस 1 बटा 3 होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस 1 बटा 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, इतना का वैल्यू निकालना है। तो इतना का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कीजिए साधारण, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा नहीं, यहाँ पे देखिए बीटा से बीटा कटेगा, तो अल्फा में अल्फा से गुना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बार में बीटा गुने बीटा यानी बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग को निकालना होगा, और इससे बचने के लिए एक छोटा सा सूत्र आपको याद होना चाहिए, आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, ये होता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या कीजिए कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। बटा में देखिए अल्फा इंटू बीटा पहले से, तो अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को मालूम है कि कितना, तो माइनस 1 बटा 6। यहाँ से पुट कर दीजिए माइनस 1 बटा 6, इसका स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस 1 बटा 3, तो माइनस 1 बटा 3 बटा में अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 बटा 3। अब यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए पावर अगर सम संख्या है और बेस में माइनस लगा हुआ रहे, तो जो आंसर आता है वह प्लस में आता है, ठीक है। और विषम संख्या रहेगा पावर में तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी 2 बटा 3, बटा में देखिए माइनस 1 बटा 3। यहां से देखिएगा कि इसको हम इधर लिख लेते हैं, इतना में लिख देते हैं हम। अब इसको देखिएगा यहाँ पे कि दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 36 हो जाएगा, 36 हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बार में 12 बार में, 12 दूनी 24 बटा में माइनस 1 बटा 3, इससे इसमें गुणा कीजिएगा, इससे इसमें गुणा कीजिएगा, है ना। तो यहीं से इसको काट दीजिए 3 से 12 बार में, और ये चला जाएगा ऊपर गुना में। तो यहाँ पे देखिए कि 24 1 25, तो माइनस 1 से गुणा कीजिएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, अब बटा में 12, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या कि धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, धारा के विपरीत दिशा में। तो देखिएगा कि धारा के विपरीत दिशा में मतलब क्या होता है कि धारा की गति, नाव की गति माइनस धारा की गति,
ये चीज होता है। विपरीत दिशा में क्या होता है कि चाल दोनों का घट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंबल के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि B माइनस डब्ल्यू, बी से क्या हो गया बोट हो गया और डब्ल्यू से वाटर हो गया। तो B माइनस डब्ल्यू, इससे पता चला क्या कि विपरीत है, यानी विपरीत जो है इसको जाने में समय लगता है, यानी समय यहां से लिख लीजिए समय। समय कितना बोल रहा है 8 घंटे 48 मिनट। तो 8 घंटा 48 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि 8 घंटा 48 मिनट, तो 8.48 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग देना होगा। 12 चौके 48, 12 पचे 60, 8 पचे 40 और 4 44, यानी 44 बटा 5 घंटा इसको लगेगा। 44 बटा 5 घंटा इसको लगेगा विपरीत दिशा में। फिर यहाँ पे देखिए, जबकि धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। जबकि धारा की दिशा में, इसका मतलब क्या है, धारा की दिशा में क्या होगा कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल, क्योंकि धारा सहयोग करेगा उसको जाने में। तो इसलिए यहां पे क्या होता है कि B प्लस W हो जाता है, यानी बोट की चाल और प्लस में वाटर की चाल। तो इसको 4 घंटे का समय लगता है। अब यहां देखिएगा कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात हम लोगों से पूछा है, तो यहां पे देखिएगा अनुपात पूछा है। अब इसको इसमें गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 44 अनुपात, चाहे यहां पे काट करके ही गुना कीजिए डायरेक्ट। 4 एकम 4, 11 से 11 चौक 44, 5 एकम 5, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यह क्या निकला तो समय का अनुपात निकला। अब देखिएगा समय के उल्टा क्या होता है तो चाल होता है, तो समय के उल्टा चाल होता है। तो यहां से लिखिएगा चाल बराबर 5 अनुपात 11 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से पूछा है क्या कि नाव की चाल। अब देखिए यहाँ पे ये चाल जो है, ये जो है विपरीत दिशा में चाल है और ये जो है यह धारा की दिशा में चाल है। तो यहां पे देखिएगा कि B माइनस डब्ल्यू बराबर कितना है तो 5 है और B प्लस डब्ल्यू बराबर कितना है तो 11 है। अब यहां पे देखिए कि यह समीकरण हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2। सिंपल समीकरण रहता है तो मैं हमेशा बतलाते आया हूं कि यदि B का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो 11 5 16, 16 के आधा कितना हो जाएगा तो 8, आधा मतलब क्या 2 से भाग दे दीजिए। तो दोनों को जोड़िएगा तो 16, 16 में 2 से भाग दीजिए तो 8 हो जाएगा, यानी बोट का चाल यहां से निकल करके आ गया। अब यहाँ देखिए वाटर का निकालना है तो दोनों को घटा करके आधा करना है। तो W बराबर हो जाएगा दोनों को घटा करके, यानी 11 में से 5 घटाइएगा तो 6 और 6 के आधा 3, 6 के आधा 3 हो गया। अब हम लोगों से पूछा है यहां से कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। तो यहां से लिखते हैं कि शांत जल में नाव की चाल, देखिए चाल किसका तो नाव की चाल यानी बोट की चाल और अनुपात वाटर की चाल। तो यहां पे देखिए कि बोट का चाल कितना है तो 8 है और वाटर का कितना है तो 3 है, यानी 8 अनुपात 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोल रहा है क्या कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है। यदि संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो पुरानी तथा नई संख्याओं का अंतर क्या होगा। इसको आप बना सकते हैं, नियम के तहत भी बना सकते हैं और बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बाई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 36 है, बी में है 45, सी में है 56 और डी में है 63। अब यहां पे समझिएगा कि बोला है क्या कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है। तो 2 अंकों की संख्या आपको अगर लिखना होगा तो बेसिक से बनाइएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, यानी 10x प्लस वाई होता है, 10x प्लस वाई होता है मूल संख्या। ये चीज आप पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। तो यहां पे देखिए वैसे हम लोग को नहीं बनाना है, बोला कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7। 2 अंकों की कोई संख्या है और दोनों के बीच में अंतर जो है वह 7 है, 7 है सो प्लस में 7 है, ध्यान में रखिएगा। यदि संख्या में
अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो पुरानी तथा नई संख्या के बीच में अंतर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि अंतर 7 कब आएगा, वैसा 2 अंक चुनना है, यानी इकाई दहाई का, कि अंतर 7 का होना चाहिए, वो भी प्लस में अंतर। अगर हम 81 लिखते हैं तब अभी देखिए 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 आएगा। अगर इसको हम 8 में से 1 घटाएंगे यानी दोनों के बीच, यानी दोनों अंकों के बीच में अंतर कितना का है, तो 7 का है, तो 7 आ रहा है। एक और लीजिएगा आप 92, तो इसमें भी देखिए 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आएगा। अब हम लोगों से पूछा है, जैसे दिया हुआ है कि पुरानी संख्या, तो पुरानी संख्या कितना 81 और नई संख्या, तो नई संख्या कौन होगा। तो यहां पे बोला है क्या कि अंकों के स्थान बदलने पर, आपस में अंकों का स्थान बदलने पर, तो जब स्थान बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, यानी दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, तो 11 में से 8 घटेगा 3। इसका देखिएगा इसमें से हम घटाते हैं तो 7 में से 1 घटेगा तो 6। अब देखिए 63 आ गया, तो 63 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे भी आप चेक कर लीजिए, 92 है, तो यहाँ पे देखिए मूल संख्या यानी पुरानी संख्या 92 हो गया, और नई संख्या कौन हो जाएगा पलटने पर, तो 29 हो जाएगा। ये दोनों के बीच में अंतर देखिए, तो 12 में से 9 घटेगा तो 3, ये बच जाएगा आपका 8, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6, 63। तो ऐसे भी 63 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए का दाम बी के दाम से 25% कम। ए का दाम जो है बी के दाम से 25% कम है, तो 25% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 होता है। 25% का वैल्यू कितना, तो 1/4। यहाँ पे बोला क्या कि ए का दाम जो है बी के दाम से 25% कम है। इसका मतलब क्या है कि बी का दाम यदि 4 रुपया है तो इससे कौन बोलेगा ना, तो घटा देना है, यानी मूल मान किसके लिए, बी के लिए, और इससे तुलना किया जा रहा है कि ए का दाम जो है बी के दाम से 25% कम है, यानी 4 रुपया अगर बी का दाम है तो 1 रुपया कम, यानी 3 रुपया ए का दाम। अब यहाँ पे बोला क्या, तो बी का दाम ए के दाम से कितना ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे कि बी का दाम जो है ए के दाम से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, कितना में, तो 3 में, यानी 3 से 1 ज्यादा है। तो जिसे तुलना किया जाए तो उसको नीचे लिखा जाता है, ठीक है, और कितना ज्यादा है या कम है उसको ऊपर लिखा जाता है। और प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए गुने 100, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुना में 100 करते हैं, तो 100/3 हो जाएगा, यानी 33.1/3% ज्यादा है ए से, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि दिया हुआ है कि एक कक्षा में 11 छात्रों के गणित में प्राप्तांक 69, 65, 51, 65, 60, 56, 40, 58, 68, 72 तथा 55 है। तो बोला कि छात्रों के प्राप्तांकों की माध्यिका यानी मीडियन पूछा है कि कितना होगा। तो यहां पे देखिएगा कि माध्यिका क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है, यहां पे समझिएगा कि सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि जो डाटा दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में लिख देना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटा लिखते हैं, तो सबसे छोटा इसमें देखिए तो 40 है, 40 के बाद इससे बड़ा कौन है, तो 40 से बड़ा देखिएगा कि 51 है, 51 लिखेंगे। 51 से बड़ा कौन है, तो 56 है, 56 लिखिए। 56 से बड़ा 58, इसके बाद 58 से बड़ा कितना है, तो 60 है। 60 से बड़ा 65, डबल 65 है तो 65 लिखिए। फिर इसका देखिए इससे बड़ा कौन है, सॉरी यहाँ पे 56 से पहले फिर 55 है, 55 है यहाँ पे, तो 56 से पहले आ जाएगा 55, तो ये हो जाएगा 51, इससे बड़ा 55, अब 55 से बड़ा 56, इसके बाद 58, 60, 65, फिर 65 हो गया। इसका देखिएगा कि अब हो जाएगा आपका 68, 69,
72। टोटल कितना संख्या? 2 4 6 8 9 10 11, 11 संख्या हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि बीच वाली संख्या जो होता है वह माध्यिका होता है ना। तो बीच वाली संख्या देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को है। इसका मतलब 5 को इधर से छाटेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 को इधर से छाट दीजिए, 5 को इधर से छाट दीजिए, जो बच गया इसका माध्यिका हो गया। तो माध्यिका कितना हो गया? तो 60 हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे 11 है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या करते हैं कि 1 जोड़ देते हैं और तब 2 से भाग देते हैं। तो 11 1 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। यानी शुरू से छठा जो होगा, यानी शुरू से छठा नंबर पर जो होगा वही इसका माध्यिका होगा। तो ऐसे भी आपका 60 हो जाएगा। तो बहुत तरह से आपका बनाया जा सकता है, लेकिन यही इतना तो करना ही पड़ेगा कि आपको बढ़ते क्रम में लिखना होगा। तो 60 आपका आंसर हो गया। बस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 5 वर्ष प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 600 रुपए लगाए जाते हैं। 600 रुपए लगाए जाते हैं, इसका मतलब इसका प्रिंसिपल जो है 600 रुपया, यानी मूलधन जो है 600 रुपया। रेट कितना है? तो 5% प्रति वर्ष है। रेट है इसका 5% प्रति वर्ष लगाए जाते हैं। तो धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? अब देखिएगा यहाँ पे कि यह धन जो है कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना मतलब क्या? 6 दूनी 1200, 600 रुपया लगाया तो 1200 रुपये हो जाएगा। और जब जो हो जाता है वह मिश्र धन होता है। यह मिश्र धन हो गया कितना? तो मिश्र धन देखिए, मिश्र धन यानी ए हो गया, ये अमाउंट 1200 रुपया हो गया, यानी 2 गुना हो जाता है। एक चीज यहां से समझिएगा कि एसआई बराबर यानी ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 1200 में से घटा दीजिएगा 600 तो आपका 600 रुपया जो आएगा यह क्या आ गया? ब्याज आ गया। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी समय पूछ रहा है। तो समय निकालना है हम लोग को। तो आप जानते होंगे कि एसआई बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय, टाइम मालूम नहीं है, गुने दर कितना है तो 5% और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटिएगा तो 100 बार में, और ये 5 से काटिएगा तो 20 25 100। टाइम बराबर कितना? तो 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष में यह 600 रुपया 2 गुना हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसे बोला है क्या कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो आदमी गुने समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो 6 पुरुष यानी 6 आदमी, 6 मैन प्लस में 8 डब्लू वोमेन, ये सभी मिल करके 10 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। गुने 10 कर दिए तो टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक महिला एक दिन में एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य का आधा करती है। यहाँ पे देखिए कि एक आदमी है और एक महिला है, और एक महिला जो काम करती है एक पुरुष की अपेक्षा आधा काम करती है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि पुरुष को आधा कर देंगे तो दोनों बात क्या हो जाएगा कि बराबर हो जाएगा। पुरुष के कार्य क्षमता को आधा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 2 इधर गुना में है, सॉरी भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, यानी 1 m बराबर क्या हो जाएगा 2 w हो जाएगा। यानी एक आदमी के बराबर 2 औरत काम करेगी। ये चीज यहाँ से क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या कि 10 महिलाएं वह कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि महिला कितना, तो 10 महिला उस काम को करे तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो MDH के फॉर्मूला पे हम लोग लगाते हैं। तो इसका नियम है कि LHS में क्या करते हैं कि टोटल वर्क लिखते हैं। तो टोटल वर्क कितना है तो 6m प्लस 8w इंटू 10, ये टोटल वर्क है। और जो चीज पूछा जाता है उसको राइट साइड में लिखते हैं, यानी RHS में। तो पूछा जा रहा है क्या कि 10 औरत इस काम को कितना दिन में करेगी, यानी D2 निकालना है। अब यहां से इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिएगा कि एक आदमी बराबर 2 औरत काम करती है, तो 6 आदमी बराबर कितना, तो 6 दूनी 12, 12 औरत काम करेगी प्लस में 8 औरत गुने 10 बराबर 10w गुने D2। यहाँ देखिए कि 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 औरत गुने 10 बराबर हो जाएगा 10 औरत गुने
D2। W से W कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी D2 बराबर 20 दिन। यानी 20 दिनों में 10 औरत मिल करके पूरे काम को समाप्त कर सकती है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 40 के स्क्वायर माइनस 30 के स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बराबर 10 गुने व्हाट में प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा, यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 यानी 70 हो जाएगा, और एक बार दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 40 में से 30 घटाइएगा 10 हो जाएगा, बराबर 10 गुने व्हाट। 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी व्हाट बराबर हो जाएगा 70, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यापारी 1540 रुपए की दर पर रेडियो बेचता है। एक रेडियो पर उसे 12% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 12% की हानि होती है, तो दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य पर उसे कुल कितना लाभ या हानि होता है वो चीज निकालना। तो यहाँ पे देखिए कि कुल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर कितना। तो देखिए प्रत्येक रेडियो क्या करता है कि 540 रुपए की दर पर बेचता है, 1540, तो 1540 रुपए पर बेचता है, इसे 2 से गुना कर दीजिएगा तो 3080 रुपया हो जाएगा। 3080 रुपया में बेचता है। दो रेडियो क्या करता है कि 3080 रुपए में बेचता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक पर उसे 12% का लाभ होता है। तो सोचिए कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यानी क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है। तो 12% लाभ पर बेचता है, यानी 112% में बेचता है। 112% में बेचता है, लेकिन बेचता है कितना में, तो 1540 रुपया में। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब इसको यदि हम लोग काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से 4 ते 12, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 8 32, 4 5 20, यहाँ से आ गया। अब इसको काटिएगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35, यानी 1% का वैल्यू हो गया 55/4। 1% का वैल्यू कितना हो गया, तो 55/4 हो गया। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा तो 55/4 गुने 100, 25 चौके 100, 25 बार में काट दीजिए। 55 गुने 25 कीजिएगा तो हो जाएगा 25 5 125 के 5 हासिल 12, 25 5 125 तो 137 हो जाएगा, यानी 1375 रुपया। 1375 रुपया इसका क्या निकल करके आ गया, तो क्रय मूल्य निकल करके आ गया। यानी पहले रेडियो का क्रय मूल्य निकल करके आ गया कितना, कॉस्ट प्राइस 1375 रुपया। ये हो गया फर्स्ट का। अब देखिएगा सेकेंड का हम लोग निकालते हैं। तो इस पर बोला है क्या कि 12% की हानि होती है। तो 12% की हानि होती है, इसका मतलब क्या है कि 88% में बेच दिया। हानि बोलेगा तो 100 में से क्या करेंगे कि घटा देंगे। तो 88% में बेच दिया, लेकिन बेचा कितना में, तो 1540 रुपये में बेचता है। 11 से काटते हैं अगर तो 11 8 88, 11 से इसको काटिएगा, 11 कम 11, 11 चौके 44, 0। 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 5 20, 1% बराबर हो जाएगा 35/2। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 35/2 गुने 100। इसको काटिए तो 50 बार में, ये हो जाएगा आपका 50, 25 के 5, 5 ये 15, 2 17, 1750 रुपया। ये भी निकला क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी 1750 रुपया कॉस्ट प्राइस किसका निकला, तो सेकेंड रेडियो का कॉस्ट प्राइस निकला, यानी क्रय मूल्य निकला। अब दोनों क्रय मूल्य को क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़िएगा, फर्स्ट और सेकेंड को, तो यहां से क्रय मूल्य आ जाएगा आपका, पहला का है कितना 1375 रुपया और प्लस दूसरा का है 1750 रुपया। इसको जोड़िएगा तो 5 7 5 12 के 2, 7 3 10 1 11 के 1, 1 2 1 3,
यानी 3125 रुपया इसका क्या निकला, तो कॉस्ट प्राइस निकला। अब यहां पे देखिए कि 3125 रुपया में खरीदे हुए था और 3080 रुपया में बेचा था, तो इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ज्यादा में खरीदे हुए था और कम में बेच रहा था, तो हानि कितना निकल करके आ गया, तो हानि बराबर देखिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 5, 12 में से 8 घटेगा 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा 0, यानी 45 रुपया इसको क्या हुआ, तो हानि हो गया। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शीर्ष 0,0, अगला है 3,4 तथा 4,6 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पे देखिए कि 3 कोण आपको दे दिया गया है, चाहे 3 शीर्ष, और तीनों शीर्ष का मान दे दिया गया है इतना। तो यहां जो पहला जो होता है वह x होता है और ये जो होता है आपका y होता है। तो यहां पे देखिए कि 3 प्रकार का है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3, x2 बराबर 3 और x3 बराबर हो जाएगा 4। x3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार y1 बराबर हो जाएगा 0, y2 बराबर हो जाएगा 4 और y3 बराबर हो जाएगा 6। अब देखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। y2 माइनस y1 नहीं, ये होता है आपका y1 माइनस y2 होता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहीं पे क्या करेंगे कि हम लोग इसको सेट कर देंगे। तो देखिएगा कि 1/2 इंटू x1 कितना है, तो 0 है, इंटू y2 कितना है, तो y2 है 4 माइनस y3 6 है, प्लस x2 कितना है, तो 3 है, इंटू y3 कितना है, तो 6 है, माइनस y1 0, प्लस x3 कितना है, तो x3 हो गया आपका 4 इंटू y1 कितना, तो 0 माइनस y2 4। 1/2 इंटू यहाँ पे देखिएगा कि 0 गुने -6 में से 4 घटेगा तो -2 बचेगा, प्लस 3 गुने 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, प्लस 4 गुने -4, 0 में से -4 घटेगा तो -4। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 0 में इससे गुणा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 6 18 प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16, 1/2 गुने 18 में से 16 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 बच जाएगा। सेंटीमीटर में है या फिर यूनिट में है, तो 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल करके आ गया, तो 1 स्क्वायर यूनिट या 1 यूनिट स्क्वायर निकल करके आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 1 + √3 है क्या होगी। तो यहां पे देखिएगा कि 2 मूल होता है आपका, एक हो गया अल्फा का मान 1 + √3 और एक होता है बीटा का मान। तो देखिएगा कि द्विघात समीकरण में क्या होता है
कि जब आप निकालिएगा समीकरण को तोड़िएगा तो एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। इसका मतलब एक मूल है 1 प्लस √3 तो दूसरा होगा 1 माइनस √3 होगा। यहां से निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है कि समीकरण निकालना है। तो समीकरण देखिए ये वाला फॉर्मूला पर आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूला पे आता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये हो गया आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 1 प्लस √3 प्लस बीटा का मान कितना, तो 1 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस ये दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए कि एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों पड़ जाएगा। x² माइनस a का 1 2 x है तो x लिख दीजिए प्लस यहाँ पे देखिए कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b² पर टूटेगा, a² माइनस b² पर तोड़िएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 हो गया तो यहाँ पे -2 लिखिएगा। अब बराबर में क्या, तो 0। x² माइनस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर 0। और यही समीकरण निकल कर क्या आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन इंटू कॉट इनवर्स x का मान क्या होगा, यानी इतना का वैल्यू हम लोगों से पूछा है कि क्या होगा। तो देखिएगा यह क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला होगा इंटर में, तो आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में आए तो मैं समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे कि इतना के लिए हम मान लेते हैं क्या, जैसे कॉट इनवर्स x बराबर मान लेते हैं थीटा। यहाँ से क्या किए कि माना। अब यहाँ पे देखिएगा कि इनवर्स मतलब क्या होता है, जैसे मैं माने चलिए कि x इनवर्स मतलब क्या होता है, 1/x होता है। इसको पलट देते हैं तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको पलटेंगे तो 1/cot हो जाएगा इंटू x हो जाएगा बराबर में थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम इधर ले जाते हैं तो इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, तो हो जाएगा आपका x बराबर cot थीटा। x बराबर क्या हो गया, तो cot थीटा हो गया। यहाँ से ये चीज निकल करके आ गया। अब यहाँ से आप देखिएगा कि x बराबर cot थीटा है तो x बराबर cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब होता है, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। तो यहां से हम लोग को हाइपोटेनस निकालना होगा। तो हाइपोटेनस बराबर होता है, यानी कर्ण बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी रूट अंडर आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा कि बटा में हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो b बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और p बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि b बराबर क्या है, x है तो x का स्क्वायर प्लस p बराबर क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ से हाइपोटेनस हम लोग को निकल करके आ गया, यानी कर्ण। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब हम लोग निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब होता है आपका p बटा कर्ण, यानी हाइपोटेनस h। तो यहाँ पे देखिएगा कि p बटा h, तो p का वैल्यू क्या है, तो 1 है और h का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से निकाल करके आए हैं रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेनस निकल करके आ गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा है कि साइन इंटू कॉट इनवर्स x। तो यहाँ से देखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है कि साइन
इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर होता है, या फिर यहाँ पे देखें कि ए बराबर होता है साइन इंटू साइन इनवर्स ए बराबर ए ही होता है, ए ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इसका वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, इतना का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 1 बटा, यानी ए ही होता है, इसका मतलब क्या कि थीटा ही होता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा, इतना बराबर कहिए या फिर इतना बराबर कहिए, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बटा, तो देखिए यहाँ पे 1 बटा इतना है, तो इसको फिर इनवर्स में बदलिएगा तो फिर क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर -1, इसका पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और एक चीज आप जानते होंगे कि यहाँ कर्ली के पावर कुछ नहीं, यानी रूट का पावर कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ रहता है, 2 जो है वह छुपा हुआ रहता है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर कुछ नहीं तो 1, आप कर्नी के पावर जब कर्नी हटाइएगा यानी रूट हटाइएगा तो इसके बटा में इसका पावर चला जाता है, तो कर्नी के पावर 2 है तो इसके बटा में 2 चला जाएगा, और इसका होल पावर कितना है -1 है, तो यहाँ पे देखिए -1 से इसमें गुना कीजिएगा, क्योंकि पावर पर पावर आता है तो पावर पावर गुना हो जाता है, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर -1/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ज्यादा कुछ नहीं किया, एक को इधर लिख दिया है, तो देखिए एक्स स्क्वायर में 1 जोड़िए या फिर 1 में एक्स स्क्वायर को जोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं में से 24.5 बटा 0.5 के कौन निकटतम है, यानी इसके निकट कौन है, तो यहाँ पे समझिएगा कि अंश में जितना अंक बाद दशमलव उतना ही बाद अंक हर में दशमलव होता है, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है, तो हो जाएगा 245 बटा में 5, 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो 5 चौके 20, 5 नमा 45, कितना आ गया, तो 49 आ गया। तो 49 इसमें से किससे नजदीक सबसे ज्यादा है, तो क्या 25 के नजदीक है क्या, तो नहीं, 50 के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 50 के नजदीक, 50 के ज्यादा नजदीक यानी निकटतम है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन के लिए आपको दिया हुआ है पाई चार्ट 21 से 24 के लिए, क्वेश्चन 21 से 24 के लिए आपको पाई चार्ट दिख रहा होगा, उसमें आप देखिएगा कि विभिन्न स्रोतों से राज्य में होने वाली आय को इस पाई चार्ट में दर्शाया गया। पाई चार्ट को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे देखिएगा कि इनकम टैक्स से 35% आ रहा है, एक्साइज ड्यूटी से आ रहा है 10%, प्रॉपर्टी टैक्स से आ रहा है 18%, कस्टम्स ड्यूटी से आ रहा है 4%, और मार्केट्स टैक्स से आ रहा है 33%। तो यहाँ पे देखिए कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि एक वर्ष में एक्साइज ड्यूटी से 100 करोड़ रुपए की आय है तो अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल आय कितना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आपको पाई चार्ट दिख रहा होगा तो उसमें क्या होता है कि अगर डिग्री दिया हुआ है तो पूरा एक वृत्त का जो होता है वह 360 डिग्री होता है, जबकि परसेंटेज में रहेगा तो 100% होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी से है, एक्साइज ड्यूटी से कितना है, तो 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, एक्साइज ड्यूटी से कितना है, तो 100 करोड़ है। तो बोला है क्या कि अन्य स्रोतों से यानी अदर सोर्स से कुल आय ज्ञात करें। तो यहां पे समझिएगा कि एक्साइज ड्यूटी से प्रतिशत में कितना है, तो 10% है, तो एक्साइज ड्यूटी से 10% है, लेकिन है कितना, 100 करोड़ है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 1% का वैल्यू निकल करके आ गया 10 करोड़। ठीक है, अब बोला कि अन्य सोर्स से, अन्य मतलब क्या, एक्साइज को छोड़ करके, तो एक्साइज ड्यूटी में 10% है, तो सोचिए कि उधर कितना होगा, इसको छोड़ करके 90% होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%। ठीक है, तो अन्य सोर्स यानी अदर सोर्स जो हो जाएगा, अन्य स्रोत से कुल आय कितना हो जाएगा, तो 90%, 1% का वैल्यू 10 करोड़,
तो 90% का वैल्यू हो जाएगा 90 गुने 10 यानी 900 करोड़, 900 करोड़, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका 22 नंबर, बोला क्या कि यदि एक साल की कुल आय 500 करोड़ है तो आयकर से प्राप्त आय ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए कि एक साल का कुल आय यानी सभी टैक्स मिला करके 500 करोड़ है, तो सभी टैक्स मिला करके 100% लेकिन है 500 करोड़। अब यहाँ पे इसको काटिएगा तो यहाँ से आएगा आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, यानी 1% का वैल्यू हो गया 5 करोड़, 1% का वैल्यू 5 करोड़ हो गया। हम लोगों से पूछा है कि आयकर से प्राप्त, तो आयकर से प्राप्त यानी इनकम टैक्स, आयकर से प्राप्त राशि कितना हो जाएगा, यानी इनकम टैक्स से। तो देखिएगा इनकम टैक्स कितना है 35% है, तो 1% का वैल्यू 5 करोड़ है, तो 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 35 गुने 5 करोड़, 50 25 के 5, 5 के 15 2 17 यानी 175 करोड़, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि संपत्ति कर से एक साल की आय 360 करोड़ है तो पूरे साल की आय ज्ञात करें। तो देखिएगा संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर मतलब होता है प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स। तो देखिएगा संपत्ति कर से इसको टैक्स कितना आता है, प्रॉपर्टी टैक्स से 18%, तो 18% आता है, लेकिन आता है कितना, तो 360 करोड़, 360 करोड़, 18 दूनी 36 यानी 20 बार में 1% का वैल्यू हो गया कितना, तो 20 करोड़, 20 करोड़ हो गया। तो बोला है क्या कि पूरे साल की आय ज्ञात करें, तो पूरे साल का कितना होगा 100% होगा, तो 1% बराबर हो जाएगा पूरे साल का कुल आय जो हो जाएगा 100% होगा, तो 100 गुने 20 यानी 2000 करोड़, यानी 2000 करोड़ पूरे एक साल में इसका सभी मिलाकर के टैक्स होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बाजार दर से एक साल की आय 330 करोड़ है, बाजार दर से मतलब मार्केट टैक्स से, ठीक है, 330 करोड़ है, तो एक साल में संपत्ति कर से प्राप्त आय ज्ञात करें। तो बाजार से देखिए मार्केट टैक्स दिया हुआ है, मार्केट टैक्स कितना है, तो 33%, 33%, तो मार्केट टैक्स से 33% आता है, लेकिन आता कितना है, तो 330 करोड़ रुपया आता है, दोनों बात बराबर, यानी 33% बराबर 330 करोड़, 330 करोड़। अब इसको यहां से काटिएगा तो 33 से काटिएगा तो 33 से कम 33, 33 से कम 33, 10 बार में, यानी 1% बराबर हो जाएगा 10 करोड़, 1% का वैल्यू कितना, तो 10 करोड़। यहां पूछा है क्या, तो एक साल में संपत्ति कर से प्राप्त आय कितना होगा, तो संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स तो 18% है, तो 1% बराबर 10 हो जाएगा, तो 18% बराबर यानी संपत्ति कर से एक साल में, तो एक साल में कितना 18% आता है, तो 1% बराबर 10, तो 18% बराबर 18 गुने 10 यानी 180 करोड़, 180 करोड़ आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है क्या कि 855 को रोमन संख्या में लिखें। तो इसको लिखने से पहले हम एक चीज आपको बतला देते हैं, क्योंकि मान के चलिए एक एक क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे यानी सिखलाएंगे, इससे अच्छा क्या है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, और वह वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, जो कि रोमन अंक निकालने का बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप कैसे निकाल सकते हैं, कहां कहां पे गलती किया जाता है, कहां कहां पे गलती नहीं किया जाता है, कौन से चीज से बचना चाहिए, सारा जानकारी उसमें आपको दिया गया है, और बहुत अच्छा वीडियो है, तो उसे जाकर के जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 855 है, 855 है, इसको रोमन अंक में लिखना है। तो देखिए रोमन नंबर में लिखना है, तो रोमन
अंक में लिखने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो इसको तोड़ने आना चाहिए, इसको तोड़ने आना चाहिए कि आखिर हम लोग कैसे इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो 800 लिखेंगे प्लस 50 लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे। अब कहिएगा कि जब 500 प्लस 300 प्लस इस प्रकार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए वैसे भी लिख लीजिए 500 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 5, ये सभी को जोड़िएगा तो 855 हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, क्या आप जानते होंगे कि x मतलब क्या होता है, 10 होता है। L मतलब होता है 50, C मतलब होता है 100, D मतलब होता है 500 और M मतलब होता है 1000। ये चीज पता होना चाहिए। तो यहां पे देखिएगा कि D मतलब क्या है, 500 है, तो 500 के लिए D लिख दिए। अब 300 के लिए क्या होगा, तो 100 के लिए C है, तो 300 के लिए 3 गो C होगा। और ध्यान रखिएगा कोई भी चीज 3 बार रिपीट करता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज जो है वो रिपीट करता ही नहीं। तो यही सब चीज समझने के लिए उस वीडियो को आपको देखना जरूरी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइए, वहां पे उस वीडियो का लिंक मिलेगा, जाकर के जरूर से जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसके लिए हम लिख सकते हैं 3C। इसका 50 के लिए क्या होता है, तो 50 के लिए आप जानते हैं कि क्या होता है, L होता है। और 5 के लिए क्या होगा, तो V हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।